अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी हों खैरियत से हों। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 10, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स। और लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है और एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी में ये सारा कुछ पढ़ा जा चुका है। मीनिंग एंड नीड फॉर एथिक्स। द फर्स्ट इज मीनिंग। एथिक्स आर मोरल विच आर रूल्स टू गाइड आवर बिहेवियर, जो कि हमारे बिहेवियर्स को गाइड करते हैं कि आपने किस तरह कोई भी काम करना है। जो रूल्स होते हैं, जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सही रूल्स को फॉलो करते हैं, जिस भी क्राइटेरिया पे हम काम कर रहे होते हैं उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, देन ही हम उसके सही रिजल्ट्स ले पाते हैं। दे आल्सो कंटेन आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड, क्या चीज़ ठीक है, एंड व्हाट इज डिजायरेबल इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। और ये जो भी प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं एक मोरल फ्रेमवर्क है, जिन्हें डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो हैं यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी फील्ड्स में। मतलब इनकी फील्ड्स में जहां भी रिसर्चेज हो रही होती हैं वहां पर एथिकल रूल्स को फॉलो किया जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ ये एथिकल रूल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च को अप्रूव कैसे, उसका अप्रूवल कैसे लेना है, रिव्यू करते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी। और पहले जब स्टार्ट में ऐसा रिसर्चेज हुआ करती थी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें वो शार्क्स दिए जाते थे, उस तब ये एथिकल रूल्स नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो इस तरह की गलतियां, मिस्टेक्स होती थी। अब जब उसके बाद APA की तरफ से कुछ एथिकल रूल्स सेट कर दिए गए हैं तो आपको रिसर्च में वो लाजमी फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आपकी रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होती। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इस जमाने में उस शॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट को करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे एथिकल रूल्स में ऐसा नहीं आता कि आप किसी के माइंड को टॉर्चर करें। मतलब अगर उन्हें तो शॉक्स नहीं लग रहे थे, लेकिन जो बंदा उन्हें शॉक्स दे रहा था वो खुद मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और वो उन्हें शॉक्स नहीं देना चाह रहा था। हमने ये पढ़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उन्हें शॉक्स नहीं देना चाहते थे, वो उन्हें शॉक्स दे रहे थे, उन्हें चीखने की आवाजें आती थी, तो वो खुद मेंटली तौर पे स्ट्रेस हो रहे थे। और इस जमाने में जबकि APA ने एथिकल रूल सेट कर दिए गए हैं तो आपको ये अलाउ नहीं की जाती कोई भी बात, कोई भी ऐसा अमल कि आप अपनी रिसर्च में अपने पार्टिसिपेंट्स को किसी भी किस्म का स्ट्रेस दें, पेन दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे वो फिजिकली पेन या स्ट्रेस फील करें या इस तरह की कोई भी और अफेक्ट हो उसे। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं एंड अलर्ट करते हैं दूसरों को भी कि वो अपनी रिसर्च में किसी किस्म का मिसयूज ना करें, और जिस तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ने रूल्स को सेट किया है उन्हें फॉलो करें अपनी रिसर्चेज में। नीड क्या है अब एथिकल प्रिंसिपल्स की कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं आर कमिटेड टू इंक्रीजिंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें कमिटेड वो होते हैं कि वो लोगों के बिहेवियर में जो भी साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज होता है उसको इंक्रीज करें, और लोगों को मतलब खुद को, लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स को समझें वो। और उनके जो भी इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी की कंडीशंस को इन नॉलेज के मुताबिक इम्प्रूव करें। साइकोलॉजिस्ट रिस्पेक्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं सिविल एंड ह्यूमन राइट्स को। दे स्ट्राइव टू हेल्प द पब्लिक in developing informed judgments and choices concerning human behavior. They perform many roles. इस वो बहुत ज्यादा रोल्स, रूल्स नहीं सॉरी रोल्स, वो बहुत ज्यादा रोल परफॉर्म किए जाते हैं इस फील्ड में, जैसा कि रिसर्चर है, एजुकेटर, डायग्नोस्टिज्म थेरेपिस्ट, सुपरवाइजर, कंसल्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल इंटरवेंशनिस्ट एंड एक्सपर्ट विटनेस। एथिक कोड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि साइकोलॉजिस्ट को गाइडेंस दी जाए और उनको मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जो कि अप्लाइड किए गए हैं बाय APA की तरफ से। अब कुछ एथिक्स कोड की बात हो रही है। ये प्रोवाइड किए गए हैं कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स जिस पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने प्रोफेशनल और साइंटिफिक वर्क को बिल्ड करते हैं। ठीक है। एथिक कोड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जिससे आप अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को इनकाउंटर करते हुए उन्हें कवर करते हैं। हाउ टू इंश्योर एथिकल कंडक्ट्स।
यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज जो है वो अडॉप्ट करती हैं स्पेसिफिक कोड्स को, रूल्स को, पॉलिसीज को जो भी रिसर्च एथिक्स के रिलेटेड हैं। अब जो एथिक्स मॉनिटरिंग करने वाली बॉडीज हैं वो कौन सी हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मतलब ये वो बॉडीज हैं जो कि इन रूल्स को, इन एथिक्स को मॉनिटर कर रही हैं कि क्या ये रिसर्चेज में फॉलो किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग बॉडीज जो पाकिस्तान की हैं, ये ऊपर वाली तो हमने इंटरनेशनल बात की, पाकिस्तान में कौन सी हैं? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान साइकेट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ स्टडीज इन साइकोलॉजी। इंश्योरिंग एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट्स में किस तरह एथिक्स को इंश्योर करवाते हैं कि आप अप्रूवल लेते हैं अपनी ऑफिशियल बॉडी का थ्रू आउट जो भी आपकी रिसर्च होती है, रिव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपकी रिसर्च को। सेक्शन ऑन एथिक्स इन रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, आपकी जो भी रिसर्च है उस रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स में बकायदा सेक्शन होता है एथिक्स का। मॉनिटर किया जाता है आपकी रिसर्च को सुपरवाइजर और एग्जामिनर्स की तरफ से। अगर आपने कंप्लीटली एथिक्स को फॉलो किया है देन आपकी रिसर्च को पास किया जाता है और आपकी कंप्लीट एथिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद अप्रूवल कैसे होता है? कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीड डिपेंड्स करता है कम्प्लेक्सिटी पे एंड रिस्क ऑफ द स्टडी पे। ठीक है, अप्रूवल में आपकी स्टडी को ही देखा जाएगा ना कि आपने रिसर्च में स्टडी क्या किया है, किस तरह किया है, किस तरीके से किया है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर डाली है। जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि वो किसी की चुरा के तो नहीं डाली या मिसयूज किसी के रिसर्च का करते हुए आपने अपनी रिसर्च बनाई हो। ऑल रिसर्च जो भी हैं विद ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों वो मस्ट बी यूज करें वैलिड मेथड्स को, फॉलो करें लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को, BIRB अप्रूव्ड फिर उसे करेगा रिव्यू बोर्ड जो होता है। प्रोजेक्ट मस्ट नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा रिस्पॉन्सिबल होगा वेलफेयर का, डिग्निटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स का, आप अपनी पार्टिसिपेंट्स की डिग्निटी का कितना ख्याल रखते हैं। क्वालिफाइड टू डू द रिसर्च स्टूडेंट्स विद सुपरविजन, विद ह्यूमंस, वॉलंटरी, अप्लाइड, कंसेंट रिक्वायर्ड, कंसेंट फॉर्म मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव। अब कंसेंट क्या होता है? इन फॉर्मल इनफॉर्मल कंसेंट ये होता है कि आप के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जब वो आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं रिसर्च में लेने के लिए, पहली बात तो ये है कि आप उनसे उनकी मर्जी पूछते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से आपकी रिसर्च में शामिल होना चाहते हैं आप तब उन्हें अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं। अगर वो आपकी रिसर्च में शामिल होना नहीं चाहते आप उन्हें अपनी रिसर्च में शामिल जबरदस्ती नहीं कर सकते। एंड द सेकंड इज कि आप उन्हें क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी रिसर्च किस बारे में है और आपका जो जो भी आपकी रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे वो किस तरह के होंगे। एंड द थर्ड, आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपकी कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा। मींस अगर वो कहता है कि उसका नाम डिस्प्ले ना हो कहीं पे या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको उसको रिसर्च में आप उसे पुट करने के लिए आपको उससे चाहिए होगी वो आप पब्लिकली किसी और के साथ शेयर ना करें। प्रोवाइड करें पार्टिसिपेंट्स को कंप्लीट राइट्स और उसकी प्रोटेक्शन। अब इंस्टीट्यूशन अप्रूवल क्या होता है? व्हेन इंस्टीट्यूशनल अप्रूव्ड इज रिक्वायर्ड साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिसर्च प्रपोजल्स एंड ऑब्टेन अप्रूवल prior टू कंडक्टिंग द रिसर्च। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल ये होता है कि अगर आपने कुछ हार्ट डिजीज वाले पेशेंट पे रिसर्च करनी है, ठीक है। अब आपको हार्ट डिजीज, आप जैसे हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए थे कॉजाई एक्सपेरिमेंट में भी या एक और में भी, कि आप खुद तो किसी पेशेंट के साथ उसे कुछ इस तरह की डिजीज सॉरी ड्रग या मेडिसिन नहीं देंगे कि वो हार्ट पेशेंट हो फिर आप उस पर स्टडी करें, नहीं ना। जो पहले से हार्ट पेशेंट होगा आप उस पर स्टडी करेंगे। और पहले से हार्ट पेशेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? हॉस्पिटल्स में। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में रिसर्च करने जाते हैं किसी भी किस्म के पेशेंट पे तो वो हॉस्पिटल क्या हो गया? इंस्टीट्यूशनल हो गया। अब उस हॉस्पिटल पे आप एवं ही तो मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे रिसर्च करने, आपको पहले उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम आपके इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर सकते हैं। अब वो इंस्टीट्यूशनल सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है, जिससे रिलेट करती होगी आपकी रिसर्च। अब उस इंस्टीट्यूशनल से अप्रूवल लेना पड़ता है, उन्हें बताया जाता है कि वो आपसे पूछते हैं, कंप्लीट आप उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें किसी किस्म का आपके रिसर्च से अफेक्ट नहीं होगा। जब आप उन्हें कंप्लीट क्लियरेंस देते हैं देन वो आपका जो रिसर्च है उसको अप्रूवल देते हैं आपको और आप उनके इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर सकते हैं।
अब यहाँ पर 5 जनरल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं एपीए कोड के, बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलिफिशेंस। अच्छा, इसमें ये जो मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि अगर कोई ऐसी रिसर्च जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो रहा होगा और नुकसान कम हो रहा है, तो एपी आपको रिकमेंड करता है कि आप वो रिसर्च करें। लेकिन अगर कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है, तो उस रिसर्च को मोस्टली रिकमेंड नहीं किया जाता। मतलब कोई भी ऐसी जो कि अफेक्ट करती है पर्सन्स पे या एनिमल्स की वेलफेयर पे, ठीक है, उस किस्म के उसे अवॉइड किया जाता है उस किस्म की रिसर्च को करने से। प्रिंसिपल बी इज फिडिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि जो भी आपके साथ आपके को वर्कर्स हैं, आप उनका किस तरह उनका ख्याल रखते हैं। इंटीग्रिटी जो कि इसमें है कि थर्ड प्रिंसिपल है जिसे समराइज किया जाता है कि केस ऑफ मैनिपुलेशन या किसी भी किस्म का फ्रॉड, फैब्रिकेटिंग रिजल्ट्स या जनरल साइंटिफिक मिसकंडक्ट आर नॉट अनहेयर्ड ऑफ अफेक्टिंग ट्रिमेंडसली द फील्ड। इन तमाम चीजों को आप कंट्रोल करते हैं। प्रिंसिपल डी इज जस्टिस। जस्टिस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपकी रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनमें फेयर और जस्टिस हर किसी बंदे के लिए इक्वल हो, ठीक है। इंटाइटल ऑल पर्सन्स टू एक्सेस टू एंड बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोलॉजी एंड इक्वल क्वालिटी आप उन्हें प्रोसीड करें। और जो भी आप सर्विसेज देंगे उन्हें, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक पार्टिसिपेंट को अगर किसी कोई आपने डोजेज देनी है ना मेडिसिन की, किसी को ज्यादा दे के चेक करनी है, किसी को कम, तो आप एक को ज्यादा दे दें एक को कम, तो वो उनके अनजस्टिस तो हो गया। आपने किसी भी तरह इन चीजों को पीछे, जैसे हम पढ़ के आए थे ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, वही बातें यहाँ भी हैं कि आपने इन तमाम चीजों को पीछे कंट्रोल करना है ताकि किसी भी किस्म की इंटीग्रिटी हार्म ना हो, और किसी भी किस्म का आप जस्टिस में कोई किसी का डिफरेंस ना आए। रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, इसमें भी वही बात हो रही है ऑलमोस्ट कि आप किस तरह इंडिविजुअल के कंसेंट का उसको कंप्लीट कंसेंट दें, उसे बताएं रिसर्च के बारे में, और उसका उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी प्राइवेसी का आप मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब क्या, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमारी रिसर्च में शामिल होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं। राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उनके क्या राइट्स हैं। राइट टू विदड्रॉ, इनफॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनॉनिमिटी। अब राइट्स टू विदड्रॉ क्या है। राइट्स टू विदड्रॉ मतलब है कि रिसर्च से निकलने का राइट होना उन्हें, ठीक है। अगर पार्टिसिपेंट को ये अलाउ हो कि वो जिस भी वक्त रिसर्च को छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है, शुड बी अलाउ टू डिक्लाइन टू पार्टिसिपेंट और टू विदड्रॉ एट एनी टाइम, ठीक है। अगर पीपल जो है वो अनहैप्पी है पार्टिसिपेट करने में, तो उन्हें पूरी आज़ादी हो कि वो विदड्रॉ कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली रिसीव एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, दे आर लाइकली टू बी एक्टिंग ऑन देयर ओन वायलेशंस इफ दे मस्ट पार्टिसिपेट एज पार्ट ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट। द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट आर नॉट इज लेस ऑब्वियस when students are required to participate, they should have some optional way of fulfilling the requirements such as writing a paper or attending a special lectures। आगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या आता है, जो मैं आप लोगों को पहले क्लियरली ये अभी एक्सप्लेन करके आई हूँ कि आप अपनी जो भी रिसर्च है, जो भी पार्टी उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक एग्रीमेंट देते हैं जिसमें आप कंप्लीटली तौर पर उन्हें ये डिफाइन करते हैं कि जो आपकी रिसर्च है वो किस बारे में है, वो कैसे होगी, उसके उस रिसर्च के क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं, और उसमें आपको पार्टिसिपेट करने में क्या बेनिफिट्स होंगे। ये तमाम चीज़ें आप अपने रिसर्चर्स को बताते हैं। यही चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। अगर हम एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी ना, तो वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप लोग इन्हें पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट मेरा मकसद है आप लोग को देना, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे बात हो रही है एथिकल डायलेमास की। एथिकल डायलेमास में कहते हैं कि पीपल मस्ट बी वार्न्ड इफ द प्रोसीजर विल प्लेस देम इन सीरियस डेंजर ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म। अगर कोई कहीं पे ऐसा प्रोसीजर है जहां पर कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, तो उसे आप वार्न करते हैं पीपल्स को, पहले ही उन्हें बताते हैं। डिसेप्शन इन सच केसेस इज क्लियरली अनएथिकल। इन केसेस में डिसेप्शन जो है वो क्लियरली अनएथिकल है, कोई चांस नहीं रहता डिसेप्शन का। डिसेप्शन अब क्या होता है वो मैं आगे आपको स्टडी कराऊंगी, तो अभी आ जाता है आगे डिसेप्शन भी। कॉन्फिडेंशियलिटी भी मैंने आपको बता दिया कि उनकी किसी किस्म की आइडेंटिटी, कोई भी प्राइवेट इन्फो आप पब्लिक नहीं कर सकते, या आप किसी किस्म की मतलब हर किस्म की उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं। एनोनिमिटी मीन्स द रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस गिवन बाय सब्जेक्ट इज नॉट ट्रेसेबल टू देम, देयर आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज्ड, इन सम इंस्टांसेस में आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट नोन टू रिसर्चर। मतलब वो कह रहे हैं कि इवन बहुत सारी रिसर्चेज में जो पार्टिसिपेंट की सब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है वो रिसर्चर को भी नहीं पता होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो सकता है, तो अगर जरूरी है तब आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सॉरी, अच्छा।
डिसेप्शन एंड डिब्रीफिंग आ गया है। डिसेप्शन एंड डिब्रीफिंग में आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि क्या होता है। डिसेप्शन तो समझ आ रहा होगा आपको, धोखा धोखा देना। अब वो डिसेप्शन किस तरह, मतलब आप पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं देते। इन शॉर्ट, कंसेंट पार्टिसिपेंट को ना देना डिसेप्शन है। कि आप उससे ये नहीं बताते कि आपकी रिसर्च किस बारे में है, उसके क्या रिस्क हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या आप कुछ थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। दैट इज डिसेप्शन। डिब्रीफिंग क्या होती है कि आप उसे कंप्लीटली तौर पर डिब्रीफ करते हैं, अपनी रिसर्च के ट्रू हाइपोथेसिस के बारे में सब्जेक्ट को फुली एक्सप्लेन करते हैं आप। हाउ डिसेप्शन इज इनएविटेबल, डिसेप्शन इज यूजुअली डन टू कंट्रोल सब्जेक्ट रिएक्टिविटी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसा कि अभी हम डिसेप्शन रिसर्च में मैं बताती हूँ। डिसेप्शन रिसर्च में जो साइकोलॉजिस्ट डू नॉट कंडक्ट अ स्टडी involving deception unless they have determined that the use of the deceptive technique is justified by the study's significant perspective, scientific, educational or applied value, and that effective non-deceptive alternative procedure are not feasible. अच्छा, बात यह है कि कुछ रिसर्चेज में डिसेप्शन होती है। अब कुछ रिसर्चेज में डिसेप्शन क्यों होती है, अगर मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप पार्टिसिपेंट्स को ये बता दें कि रिसर्च में क्या होने वाला है, तो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द रिसर्चर इज कंसर्न दैट पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर माइट चेंज इफ दे नो द रियल पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसे अभी मैंने हाईलाइट किया। तो अगर आप पार्टिसिपेंट को बता देंगे कि रिसर्च में आपके किस बिहेवियर को क्या किया जाएगा, आपके साथ आपके किस किस्म के बिहेवियर को नोट किया जाएगा, तो मे बी वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले। इस तरह की कंडीशन में आके आप जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मोस्टली रिसर्चेज में डिसेप्शन करते हैं। लेकिन सेकेंडली, आप तब कर सकते हैं डिसेप्शन के उसका कोई भी हार्म ना हो पार्टिसिपेंट पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं जिसपे अगले इंसान को रिस्क है, देन आप डिसेप्शन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड एंड डीब्रीफिंग क्या होती है कि आप प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेंट को अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, जो भी नेचर, जो भी आपके जो रिसर्चेस की क्या नेचर है, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसका क्या कंक्लूजन निकला है, वो तमाम चीज़ें आप डीब्रीफ करते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ। और साइंटिफिक या ह्यूमन वैल्यू जो है जस्टिफाई करती हैं, डिले करती हैं, विद होल्डिंग करती हैं इस इंफॉर्मेशन को। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रीजनेबल मेजर्स करते हैं कि अब वो कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट का जितना हो सके रिस्क जो है हार्म का वो कम रहे। और साइकोलॉजिस्ट बिकम अवेयर द रिसर्च प्रोसीजर्स। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें पता होता है कि रिसर्च के प्रोसीजर में पार्टिसिपेंट्स को किस हद तक नुकसान हो सकता है। दे टेक रीजनेबल स्टेप्स, और वो कोशिश करते हैं कि मतलब अगर कोई रिसर्च ऐसी है जिसमें वो जितनी भी कोशिश कर लें थोड़ा सा नुकसान होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस कर लें आप, तो वो जितनी भी वो उतनी कोशिश करती हैं कि जिस हद तक उस हार्म को, उस स्ट्रेस को कम कम कर सके। ठीक है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी मतलब कम, क्या कहूँ मैं आपको, समझ तो आ ही गई होगी, मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि उस स्ट्रेस को जिस हद तक हो सके कम कर सके। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 10। बड़ा आसान था, बड़े इजी वे में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट डिलीवर किए, और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।